नमस्ते। कथा कथन के इस मंच पर आज मैं आपको फिर से डॉक्टर अनामिका अनु जी की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत प्यारी कहानी है, दिल को छू लेती है। सुनते हैं। कहानी का नाम है अम्फान, अमलतास और आत्मा। कन्नी कोना, अमलतास। अम्फान की हवा से सब पेड़ उखड़ गए। वो अमलतास भी, जिसके तले प्रसून चटर्जी थक कर बैठ जाते थे। स्कूल से आते वक्त रिक्शा नहीं मिलता तो घर के बगल वाली सड़क के किनारे दृश्य गीत गाते, पेड़ की छांव में बैठकर थोड़ी देर सुस्ताते, फिर घर आते। कभी बाजार से आते वक्त सब्जी के छींटदार झोले को तने से लगा कर रख देते और पेड़ के चारों तरफ बने ईंटों के घेर पर बैठकर एकला चलोरी गुनगुनाते। एक दिन अकेले ही चल भी दिए, इस दुनिया से पत्नी प्रभा को एकदम अकेला छोड़कर। प्रभा ने एक छींटदार झोला वत्सलता के पुरानी फ्रॉक से बनाई थी। चटक पीले रंग के झोले पर बैंगनी फूल के बूटे बहुत प्यारे लगते थे। प्रसून जी बड़े प्रेम से उसमें कभी सब्जियां, कभी झींगा माछ, कभी हिलसा, कभी सौंदिश लाया करते थे। एक बार सुधाकर जी ने प्रसून जी के झोले पर व्यंग करते हुए कहा था, और तो वाला झोला लेकर कहाँ जा रहे हैं मास्टर साहब? प्रसून जी ने बिना कड़वाहट, बड़े शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा था, जब बेटे के पुराने पेंट से बने झोले में प्रेम से सब्जियां खरीद कर ला सकता हूं, तो दुलारी बेटी की पुरानी फ्रॉक से बने झोले में भी शान से सब्जियां ले जाऊंगा। रंग का क्या है, बेटी की पसंद का है। पत्नी की कला और मितव्ययिता का प्रतीक चिन्ह है सुधाकर बाबू। झोले को झोला होने के लिए मजबूत होना चाहिए, ताकि सब्जी और सामान का भार उठा सके। रंग तो मन की बात है। उनके बीच के संवाद की रेशमी तार को हल्का खींचते हुए पास ही खड़े एक अजनबी ने उस दिन बहुत प्यारी बात कही थी। प्रभा को आज भी याद है। कितना प्यारा झोला है। चित्रकार हूं। खूबसूरत चीज बस खूबसूरत होती है, स्त्री या पुरुष नहीं होती। खूबसूरत बातें, व्यवहार और चीजें केवल स्त्री के लिए नहीं होती हैं, नहीं केवल पुरुष के लिए। कला तो समरस सृजन का भाव है, जो सब जन को सुख देता है। तीनों लोग फिर कह कह लगाकर हंस पड़े थे। साथ में खड़ी प्रभा भी इन बातों को सुनकर मोम सा पिघल गई थी। प्रभा की स्मृतिकोश से आज वो दृश्य शहद सा टपका और उसका अंतस गुलाबी हवा मिठाई हो गया। आज प्रसन्न जी की बहुत याद आ रही है। खाना बनाने का जी नहीं कर रहा है। सुबह 4 रोटियां बनाई थी, 2 रोटियां 12 बजे उदास मन से घोट गई, 2 यूं ही पड़ी है। शाम होने को आई है। एक इंद्रधनुष उग आया है पूरब में। ठीक इसी समय स्कूल से लौटते थे प्रसून जी, और चाय की प्याली थमाते ही स्कूल पहुंचने से वापस लौटने तक की सब छोटी बड़ी बातें प्रभा को एक एक करके बताते। चारों तरफ कोरोना के कारण लॉकडाउन है। 24 मार्च से आज 22 मई, लगभग 2 महीने होने को आए हैं। सब घरों में बंद है, कोई आता जाता नहीं है। बच्चों से वीडियो कॉल पर बातें हो जाती हैं, टीवी पर समाचार सुनती हैं, बार बार सुनती हैं, फिर अखबार पढ़ती हैं, एक एक खबर को पन्नों से धोकर पी जाती है। तरह तरह की किताबें पढ़ती रहती है, फिर कुछ देर डायरी भी लिखती हैं, स्मृतियों को आमंत्रण दें, उससे हंसी ठिठोली करती हैं। कभी कभी स्मृतियों से झगड़कर खूब रोती है। दीवार पर टंगी तस्वीरों से बोलते बतियाते दिन की लंबाई को चुनौती देती प्रभा आज
65 की हो गई और 4 रोटियां हैं जो पीछा ही नहीं छोड़ती। 10 साल की थी तब से रोटियां बनाती आई हैं। गांव में मिट्टी के चूल्हे पर, फिर कोयले के चूल्हे पर, फिर पीतल का स्टोव और अब गैस के चूल्हे पर। पीतल के स्टोव पर बनाती थी तो पीढ़ी पर बैठकर आराम से रोटियां बनती जाती थी। मिट्टी के तेल की दौड़ भाग तो होती ही थी और कई बार तो कंट्रोल वाले भी लौटा देते थे। तेल खरीदकर चूल्हा जलाना पड़ता था, पर देह को आराम मिलता था बैठकर सिमट कर खाना पकाने में। 5-5 किलो आटे की रोटियां यूं बना लेती थी। देह भी तो दुबला था, पर अब वजन इतना है और गैस चूल्हे के सामने खड़े खड़े पांव में दर्द की लहर उठती है। पैर सुन सा हो जाता है। खाने के टेबल की कुर्सी लगा रखी है गैस चूल्हे के पास, बीच बीच में बैठ जाती है। 4 रोटी 1 सब्जी बनाना उठक बैठक जैसा हो गया है। इसे प्रभा नियति की सजा कहती है। उसकी सब हमउम्र सखियों के बेटे बहू साथ ही रहते हैं। रंग बिरंग के खाने और सेवा का सुख। उसके बच्चे दूर देश के पंछी। रोटी कहाँ पटक दे किसको कौन जानता है। रोटी से बड़ा विस्थापक और सम्मोह कोई दूसरा नहीं। इसी की चलती है। लोग कौन कौन से पाप पुण्य नहीं करते इसे पाने के लिए। घर के काम, साफ सफाई, पूजा पाठ सब निपटा कर वो खिड़की के पास प्रतीक्षा की मुद्रा में बैठ जाती है और झांक कर देखती रहती है सड़क पर आने जाने वालों को। किसी किसी को कभी कभी टोक भी देती है। सब उसे अकेला जान हालचाल लेते रहते हैं। सब्जी, फल, दूध, अखबार वाला सब उसी खिड़की से सामने सामान देकर चले जाते हैं। दोपहरियों की हट हट गर्मी में वो देखती रहती है अमलतास के फूलों का गिरना। रात को जब मन उछट जाता है तो खिड़की के पास आकर बैठ जाती है और जंगले को पकड़कर निर्निमेष देखती रहती है दूर मंदिर में जलते दिए को। 9 बजे मंदिर का पट लगाकर पंडित जी चले जाते हैं, तब केवल परिसर के तुलसी चौरा पर जलता हुआ दिया ही दिखता है, जो कभी कभी तुरंत ही बुझ जाता और कभी कभी देर रात भूख भूख कर जलता रहता है। प्रभा उदास रातों में उसे ताकते ताकते ही खिड़की से लगकर सो जाती है। जब सुबह की किरणों का आना जाना और अमलतास के पेड़ पर चिड़ियों की सुगबुगाहट बढ़ती है तो वो चौंक कर जाग जाती है। आदमी माचिस की तीली होता है। देह का उत्तरी ध्रुव 4 ज्ञानेंद्रियों और मस्तिष्क का क्रीड़ा स्थल है और सारी आग वहीं से पैदा होती है। देह तो उस आग में जलने की नियति के साथ जन्म लेता है। स्मृतियों के ताप से मन व्याकुल है और देह सुस्त। शाम होने को आई है। बची 2 रोटियां मुंह ताक रही है। झमाझम बारिश में स्मृतियां धुल गई है। आज पूरा दिन किताबों की अलमारी ठीक करने में गुजर गया। बस कुछ किताबें हैं जो सहज कर रखनी बाकी हैं। वो अनमनी सी उठी, साड़ी की खूंट को कमर पर लपेटकर कुर्सी पर बैठ गई और किताबों की थाक लगाने लगी। तभी सामने की कुर्सी हल्के से हिली। प्रभा ने पलके उठाकर देखा तो देखती ही रह गई। उसे लगा वो चक्कर खाकर मुंह के बल गिर पड़ेगी। उसने टेबल पर हाथ रोपी और पानी की बोतल की ओर हाथ बढ़ाने की कोशिश की, पर हाथ टस से मस नहीं हुआ। सामने अवल धवल श्वेत पुष्प सा प्रसून चटर्जी विराजमान है। वही चिरपरिचित मुस्कान, आंखों में एक मार्मिक नमी। दोनों एक दूसरे को देखते रहे और समय सैटन के कपड़े सा हाथ से फिसलता जा रहा है।
अचानक जोर की हवा चली और खिड़कियों के पल्ले चौखट से आ टकराए। दोनों का ध्यान टूटा। वो सम्मोहन के जादू से निवृत्त होकर फिर अपने काम में लग गई है। किताब को साइज के हिसाब से वर्गीकृत कर सहेजने लगी, मानो कुछ भी अप्रत्याशित न हुआ हो। प्रसून जी ने मुस्कुराते हुए संवाद सूत्र को पकड़ा और चहक कर कहा, आहा, किताबें। प्रभा ने संभलते हुए कहा, हाँ, तुम्हारी किताबें। क्यों ढेर कर दी? इतनी किताबें, कोई उलटने पलटने झाड़ने वाला भी नहीं है। तभी एक बिल्ली दीवार से गिरी। धप की आवाज से दोनों चौंक गए। फिर 10 मिनट की अप्रत्याशित चुप्पी। उनके बीच पुल बनकर खड़ी हो गई। उस पुल पर दबे पांव चलने को व्याकुल प्रसून जी ने बात आगे बढ़ाई। बच्चे नहीं देखते। प्रभा ने झुकी पलकों के साथ उत्तर दिया, 2 दिन के लिए आते हैं। चौंकते हुए प्रसून जी ने कहा, तुम्हारा सारा समय तो उनकी चाकरी में ही गुजर जाता होगा ना प्रभा? प्रभा ने आंचल की छोर को आगे करते हुए कहा, जाने दो, मेहमान ही तो हैं, उनसे कौन सी आस। आज बहुत थक गई प्रसून, पूरे दिन लगी रही। हरिहर का कितना मान मनोबल किया, तब जाकर वो आया। कोई एक बार में बात नहीं सुनता प्रसून, लोग पैसे भी ठग लेते हैं। रामदास 6 महीने से पंखा रखे हुए हैं, 100 करके 400 रुपए ठग लिए। मैंने तीरथ को कहकर 1800 में नया पंखा मंगवा लिया है। रिक्शा भाड़ा और ऊपर से 500 रुपए भी दे दिए। पंखा लेकर आया तो चाय नाश्ता भी करा दिया। थका था बेचारा। कंपनी ने छटनी कर दी है, बहुत चिंतित था। प्रसून जी ने जिज्ञासा के साथ पूछा, सूरत में रहता था ना? प्रभा ने नजर टेबल पर गाड़ कर कहा, हाँ, लौट आया 20 दिन पहले। पैदल ही आया, 2 बार पुलिस के डंडे भी खाए, मर कर आया है। कल बाजार जा रहा था तो मैंने कहा देखकर एक ढंग का पंखा ला दे, ले आया बेचारा। गर्मी कितनी है? प्रसून जी ने पूछा। पंखा लग गया? प्रभा ने उदास होकर उत्तर दिया, ना, अभी कहाँ। कल से 5 बार फोन किया है हरीश को, आजकल लगा रखा है। शाम में किया तो कह रहा था कल 11 बजे आकर लगा देगा। प्रसून जी ने करुणा मिश्रित प्रेम के साथ पूछा, गर्मी लगती होगी ना? प्रभा ने दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए रूठे बच्चे की तरह कहा, ना, तुम्हारे जाने के बाद सब बर्दाश्त करने की आदत हो गई। 10 साल कम थोड़े ही होते हैं प्रसून, भूल गए? 10 साल हो गए तुम्हारे गए, भूल गए ना? बताओ ना, आत्मा की भी स्मृतियां होती हैं। डबडबाती आंखों के साथ प्रसून जी ने कहा, आत्मा तो स्मृतियों का ही गोला है सुधा। प्रभा ने पलके उठाकर पूछा, पढ़ना पढ़ाना गणित भी याद होगा? मुस्कुराते हुए प्रसून जी ने कहा, न केवल जीवन का अंक गणित। बोलो प्रभा, दुखी हो न? प्रभा ने रुद्ध कंठ से कहा, नहीं। प्रसून जी ने आसपास के माहौल को भांपते हुए कहा, आज जन्मदिन है तुम्हारा, बधाइयां। 100 साल जियो प्रभा। अश्रुपूरित नैनों और ढहती बिखरी आवाज के साथ प्रभा ने उत्तर दिया, 35 साल की पीड़ा का श्राप दे रहे हो? तुम्हें मेरी याद न आई, इसलिए 10 साल लगा दिए मुझसे मिलने में। बेचैन भाव से प्रसून जी ने कहा, मैं गया कहाँ था? मंडराता रहा हूं यही तुम्हारे आसपास। जिस दिन तुम रो रही थी खिड़की से लगकर, वही खिड़की के बाहर दीवार से लगकर मूसलाधार बारिश में फपक फपक कर रो ही तो रहा था।
प्रभा ने संभलती आवाज में पूछा, "हम्म, फिर हाय क्यों नहीं?" सहमे बच्चे की तरह प्रसून जी ने जवाब दिया, "डर लगता था। मुझे देखकर तुम डर न जाओ। तुम अब भी पूजा पाठ करती हो?" प्रभा ने सीधे जवाब दिया, "हाँ।" प्रसून जी ने पूछा, "छोड़ क्यों नहीं देती?" प्रभा ने बेमन से कहा, "आदत है, डर भी। कभी कभी लगता है बंद घर में मर गई और कोई 10 दिन तक सुध न ले तो सड़ गल जाऊंगी। चूहे न कुतर खाए और रात में जब घुटन महसूस करती हूँ तो दरवाजे खोल देती हूँ। अगर मर जाऊं तो लोग दरवाजा खोलकर देख ले मेरे मृत शरीर को और मेरे बच्चों को खबर दे दे। भगवान भरोसे हूं तो भगवान को कैसे याद नहीं करूं?" प्रसून जी ने लंबी सांस खींचते हुए कहा, "कुछ भी सोचती रहती हो, सब ठीक होगा।" प्रभा ने उदास होकर कहा, "अब सांस पहले से आसान नहीं रही। जरा सा चलती हूँ, हांफने लगती हूँ।" प्रसून जोशी ने बड़े लाड़ से कहा, "उम्र से ज्यादा बूढ़ी लगने लगी हो। ढंग से क्यों नहीं रहती पहले की तरह?" प्रभा ने सपाट प्रश्न पूछा, "तुम आ सकते हो पहले की तरह?" प्रसून जी ने गंभीरता के बाद कहा, "संभव ही नहीं। अगर होता तो जरूर आ जाता प्रभा। बच्चों से खुश तो हो?" नकली मुस्कान ओढ़कर प्रभा ने कहा, "अब यह प्रश्न तुम्हें नहीं पूछना चाहिए। तुम्हें पूछना चाहिए बच्चे तुमसे खुश हैं कि नहीं। ये प्रश्न ज्यादा प्रासंगिक हो गया है अब।" इस उत्तर के बाद प्रसून जी की आंखें डबडबा गई, चेहरा लाल हो गया, संवाद थम गया। घड़ी टिक टिक करती रही, झिंगुर गाते रहे और रात सूत सी कटती रही। समय का चरखा चलता रहा। प्रसून जी ने खुद को संभाला और प्रभा से मनोहार करते हुए कहा, "चलो उठो, मखाने की खीर बनाओ, आज तुम्हारा जन्मदिन है।" प्रभा ने बेमन से कहा, "मखाने की खीर तो मैं तुम्हारे जन्मदिन में बनाती थी।" प्रसून जी ने प्रभा को पुचकारते हुए कहा, "अब से तुम ही मैं हूं। मैं खाना चाहता हूं, बनाओ ना प्लीज।" प्रभा की आंखों ने पूछा, "कैसे खाओगे?" प्रसून के मुस्कुराते होठों ने जवाब दिया, "तुम खाओगी, मेरी आत्मा तृप्त होगी।" प्रभा ने घड़ी देखी, 9 बजे रहे थे। वो उठी, बर्तन धोया और थरथराते हाथों से पतीला चूल्हे पर चढ़ाया। खाने की टेबल की सबसे दाई कुर्सी पर बैठे प्रसून उसे एक टक खीर बनाते हुए देख रहे हैं और उनकी आंखों से अनवरत आंसू बह रहे हैं। फपक कर रोते हुए प्रभा ने पूछा, "आज तक नहीं रोए, आज क्यों रो रहे हैं?" प्रसून जी ने रुद्ध कंठ से उत्तर दिया, "तुम्हारे लिए प्रभा।" प्रभा ने खुद को संभालते हुए कहा, "मत रोइए, मुझसे मीठा नहीं बनेगा।" प्रसून जी ने आग्रह भाव से कहा, "खूब मीठा बनाओ प्रभा, मैं खाऊंगा।" देह के साथ व्याधि चली जाती है पर मन कहाँ हल्का होता है। वो तो प्रियजनों के दुख में और दुखी और क्लांत हो जाता है। खीर पक गई है, खुशबू से घर जाग उठा है। कोने कोने से स्मृतियां टहल कर पास आ गई हैं। वे दोनों स्मृतियों से घिर चुके हैं। बची कुची स्मृतियां कमरों में घुंघरू बांध चहल कदमी कर रही हैं। मूसलाधार बारिश और बिजली की दिल दहला देने वाली गड़गड़ाहट में दो आत्माएं जोर जोर से धड़क रही हैं। प्रभा ने एक चम्मच खीर प्रसून की तरफ बढ़ाई। सभी स्मृतियों ने अपनी चहल कदमी बंद कर दी। प्रभा ने एक चम्मच खीर प्रसून की तरफ बढ़ाई। सभी स्मृतियों ने अपनी चहल कदमी
बंद कर दी और उस दृश्य की पहली को सुलझाने लगे। शून्य का अन्नप्राशन। प्रसून जी मुस्कुराए और प्रभा के थरथराते झुरीदार शुष्क हाथों को चूम कर बोले, ऐसे नहीं खाऊंगा, तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हारे साथ खाऊंगा। एक मुख खाएगा, दो आत्मा तृप्त होंगी। मुझे खुद के भीतर आने की अनुमति दो प्रभा। दोनों का चेहरा आंसू से भीग चुका था। मेंढक, झिंगुर, समय, स्मृतियां सब निशब्द अपने भीतर संवाद को सूख रहे थे। प्रभा ने कांपते मन और थरथराते देह से प्रसून को गले लगा लिया। उज्जवल, अवल धवल प्रसून उसके भीतर प्राण की तरह प्रविष्ट हो गए। उसने एक विचित्र ऊर्जा और नवजीवन की पुलक महसूस की। अचानक बारिश थम गई। मेंढक, झिंगूर और स्मृतियां स्वर के साथ नृत्य करने लगे। प्रभा को जोर से भूख लगने लगी। उसने हिम्मत कर चम्मच उठाया और पूरी कटोरी खीर खा गई। उसने एक असीम तृप्ति का अनुभव किया। चारों तरफ अंधेरा फैल चुका है। सामने से उठकर वो प्रकाश उसके हृदय में प्रविष्ट कर चुकी है। तत्क्षण मन पुष्ट और निष्फिक्र सा हो गया है। एक आस जगी है। वो उठी और बचे हुए मखाने की खीर को फ्रिज में रख दिया। खिड़की से बाहर झांक कर देखा, मंदिर का भुकभुकाता दिया अब बुझ चुका था, मगर उसके भीतर की लौ अनवरत चल रही है। उसने खिड़की बंद कर दी, पति के तस्वीर पर लगी माला को उतार दिया। वे फिर से जीवित हो गए। इस बार उसने पति की प्राण प्रतिष्ठा स्वयं की है, खुद के प्राण में, खुद के खूब भीतर और पूरे विश्वास के साथ। हर दिन पति की तस्वीर देखते देखते उसकी आंखें लग जाती थी, पर आज उसने खुद की छाती को बड़े प्यार से थपथपाया और आंख लग गई। इतने प्यार से स्वयं को आज तक उसने कभी नहीं थपथपाया था। मेंढक अब भी टर्रा रहे हैं। मूसलाधार बारिश फिर से शुरू हो गई है। एक प्राण और दो आत्माओं वाला देह वैसे ही सो रहा है जैसे लोरी सुनकर कोई शिशु सोता है। निश्चिंतता का चंदन मुंह पर लिपा है। आस पास रखे सब सामान उत्सव गीत गा रहे हैं। जीवन की गंध में कैनेडियन लिली की सुगंध मिल गई है। रातों रात अमलतास खड़ा हो गया है ख्वाब में। अनामिका अनु। धन्यवाद।